जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉप क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिया गया है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि कैसे मिलेगा सूची 1। तो आइए देखते हैं। दूसरा का ए हो जाएगा। 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्या होगा। तीसरा का बी हो जाएगा दोस्तों। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व हो जाएगा। चौथा का सी हो जाएगा दोस्तों। चौथा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नव पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। पहला का डी कर लीजिएगा। 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व उत्तर पाषाण काल आपका राइट हो जाएगा। आइए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। पाषाण युग इतिहास का वह काल 2500 ईसा पूर्व जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण युग 6000 से ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, उत्तर पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक शामिल है। ये इसके बारे में कुछ दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। मतलब क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बुर्ज होम एक नव पाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर, क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि क्या कहते हैं। बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। गर्तावास गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता दर्शाती है। यह यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आइए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राइट आंसर कर लीजिएगा। आइए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत सिंह के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा ही है। इससे पूर्व मोहनजोदड़ो को
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल माना जाता था। समझ में आ रहा है दोस्तों। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो घग्गर नदी, इसको आप राइट कर लीजिएगा कि किनारे स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से एक प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पहला तो क्वेश्चन ये बन गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इस वेद में 10 मंडल है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वह 128 सूक्त हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। और 10,580 ऋचाएँ हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुदास व भरत के बीच मध्य हुए दशराग युग, पूछेगा क्वेश्चन, दशराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सुदास व भरत के बीच हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होता कहा जाता था। आइए देखते हैं आगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल में मिलता है। तृतीय मंडल के ऋग्वेद में मिलता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन थे मंडल में मिला था? तो तृतीय मंडल राइट कर लीजिएगा। मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल और अश्वलायन, असंख्यायन तथा मांडुक्य मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। आइए देख लेते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन देख लिए बन रहा है दोस्तों। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। पहला है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्राह्मण, ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मा, भागवत, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण राइट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है दोस्तों? तो बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम पिटक व सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बौद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में
उसे मौर्य क्षत्रिय कहा जाता है, कहा गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाक्य। अगला क्वेश्चन शाक्य देख लेते हैं कुछ दोस्तों, कुछ देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, शाक्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। ज्ञारतक कुल में हुआ था, ज्ञारतक कुल में, गलती हो गया है दोस्तों। आइए बताते हैं ज्ञारतक कुल के बारे में, कुछ बता देते हैं आपको। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञारतक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। अगला कुछ देखते हैं इसके बारे में कुछ। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अशमक ही एक मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में वज्र एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रिज राजगिरी। इसके बारे में कुछ जानते हैं। पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र राज जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत को राष्ट्र चिन्ह, इसी को राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बालुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।